तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो पाइली होता है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही ब्रीव उसके ऊपर पहुंच जाती है। तो हमारा पाइली सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी हिट को ब्लॉक नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर पक्का मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त रोशनी चमकती है और उस रोशनी के चमकने के साथ ही हमारा पाइली जो होता है वो नीचे गिर जाता है। उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है और वहां पर से नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तो वहां पर बेहोश होने के बाद जब ऊपर की तरफ देखता है, हमारा पाइली जो होता है वो एक गड्ढे के अंदर गिर चुका होता है। वो ऊपर देखता है तो ब्रीव ऊपर खड़ी होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और वो मॉन्स्टर लड़की वो तो अभी भी वहां पर ऊपर ही है। पाइली वहां पर नीचे बैठा सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर नीचे उतरती है तो फिर मैं यहाँ पर पक्का मरने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन वो लड़की ब्रीव जो होती है नीचे नहीं उतर रही होती और पाइली इस बात से पहुंचता हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, ये नीचे क्यों नहीं उतर रही। इसे देखकर लगता तो नहीं है कि यहाँ पर ये मेरी जान बख्शना चाहती है, क्योंकि इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। फिर साथ ही वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे पिट के अंदर नीचे आने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही वो उसकी टांग की तरफ देखता है तो उसकी टांग बुरी तरह जख्मी होती है। मन पाइली इस बात से पहुंचता हैरान होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर गिरने से पहले कुछ रोशनी चमकी थी और उसी के साथ ही मैं इस गड्ढे के अंदर गिर गया और साथ ही उसकी टांग भी यहाँ पर जख्मी हुई है। क्या ये मैंने किया है? और साथ ही वो कुन्वू की तरफ देखता है, कुन्वू को उठाता है, साथ ही उसे कहता है कि ब्रीव मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर नीचे और आकर मुझसे फाइट करो। तुम्हारा पाइली वहां पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इसे नीचे उतार लेता हूँ तो उसके बाद कम से कम उन लोगों को वहां पर से भाग कर जाने का मौका मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग बीकन में पहुंच गए होंगे। लेकिन इसी के साथ ब्रीव वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वहां से भाग जाती है। तो पाइली कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, वो यहाँ पर से चली गई लेकिन वो नीचे क्यों नहीं आई। लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम उनको गेन कर दिया है। मुझे लगता है कि वो लोग वहां पर बीकन हाउस के अंदर चले गए होंगे, जहाँ पर गार्ड्स के साथ वो मिल गए होंगे और जाकर उन्हें सारी बात बता दी होगी। अब मुझे भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी बीकन में पहुंच सकूं और जाकर उनके बारे में जान सकूं कि वो लोग ठीक है या नहीं। वहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहीं का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस जो होता है वो जावेर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार लेकर जैसे उस बच्चे को मारने लगता है, वहीं पर कोई उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो मास्टर टैन जो होते हैं वहां पर उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं और साथ ही स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तलवार को वहां पर पिघलाना शुरू कर देते हैं। और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या, इसने यहाँ पर राइनोस्वर टेक्निक को यूज किया है, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिससे यहाँ पर मेरी स्वर को भी पिघला रहा है। मास्टर टैन उसे कहते हैं कि प्लीज तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे के खिलाफ अपने वेपन को यूज करना और यहाँ पर हम सभी लोगों की मौजूदगी में एक बच्चे को मारने की कोशिश करना ये एक बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें यहाँ पर क्राइम मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। हमें यहाँ पर पहले इस बारे में पूरी बात तो सुन लेने दो कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, आखिर मर्डरर कौन था, किसने वहां पर इन सभी लोगों के साथ ये सब कुछ किया और ओशन गेट के 12 लोगों को किसने मारा। कि वो लड़कियां जो होती हैं वहां पर मास्टर टैन के बारे में पहले सोच रही थी कि ये कोई कमजोर सा डिप्लोमेट है, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि ये भी एक पावरफुल इंसान है। और मास्टर लू भी वहां पर उसकी स्पेशल टेक्निक को रिलीज होता हुआ देखकर सोच रहे होते हैं कि ये वाली टेक्निक जो है ये मास्टर शाओ ने बहुत ही कम लोगों को सिखाई है और मास्टर शाओ की ये वाली टेक्निक उनका डिसाइपल ही सीख सकता है। इसका मतलब यह है कि वाइस मास्टर शाओ भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, हमें यहाँ पर इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर साथ ही मास्टर लू कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पर किसी दूसरे बंदे की प्रेजेंस महसूस हुई। जैसे ही वहां पर मेरा गार्ड जो था उस बच्चे को मारने वाला था, उसी वक्त मुझे यहाँ पर एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई है। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसी कार्ड के अंदर छुपे हुए हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। मो जुनजी, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो। तो जैसे वो ये बात करता है तो वहां पर उसके ग्रैंडपा यानी जावर के जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपनी टोपी उतारते हैं और जंप करते हैं वहां पर सीधे मास्टर वी के पास आ जाता है। और मास्टर वी के पास आने के बाद अपना सर झुकाता और कहता है कि मास्टर प्लीज अपने डिसाइपल को माफ करिएगा, आपका डिसाइपल मो जुनजी यहाँ पर काफी दिनों के बाद आपके पास वापस लौटा है। तो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में मो जुनजी है, इनका डिसाइपल जो कुछ महीने पहले चला गया था वो यहाँ पर वापस आ गया है। अगर यहाँ पर इस बच्चे के साथ आया तो उसका मतलब यह है कि मो जुनजी ने यहाँ पर उन सभी लोगों को मारा है और यंग मास्टर लू की ये हालत का जिम्मेदार भी मो जुनजी ही है। तो मास्टर वी जो होते हैं अपने डिसाइपल से पूछते हैं कि मो जुनजी मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिजायर के लिए उन लोगों को मारा या फिर तुमने यहाँ पर किसी और वजह से उनको मारा है? क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर अगर तुमने सही वजह से उनको मारा है तो फिर मैं हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए उन लोगों को मारा है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पर हिसाब चुकाना होगा। तो मो जुनजी उनसे कहता है कि मास्टर मेरी बात कंप्लीट सुने, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारा। तो मास्टर लू की फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर बकवास कर रहा है। अब जबकि ये बच्चे के साथ है इसका मतलब यह है कि इसी ने वहां पर हमारे लोगों को मारा है। और साथ ही यहाँ पर मास्टर लू की बॉडी के ऊपर मेलाटोरस गेल को यूज किया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मो जुनजी और इसका मास्टर ही परफॉर्म कर सकता है। तो इसी के साथ ही मो जुनजी सभी लोगों से कहता है प्लीज शांत हो जाए, यहाँ पर जावेर को अपनी कहानी को पूरा करने दें। वो जब आपको पूरी कहानी सुनाएगा उसके बाद आपको समझ आएगी कि वहां पर हुआ क्या था। और इसी के साथ ही जावेर वहां पर उनको बाकी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है कि जब ब्रदर मो जुनजी वहां पर आया तो उसके वहां पर आने के बाद ब्रदर मो जुनजी ने वहां पर आकर मेरी जान बचाई। मो जुनजी वहां पर आने के बाद उन लोगों को सजा देना चाहता है, लेकिन वो उन सभी को यहाँ पर सिर्फ इतनी सजा देना चाहता है कि
उन सभी की एक एक टांग काट देता है। तो मोशुनजी कहता है कि वहां पर यंग मास्टर लू के साथ 12 और लोग थे, मैंने उन सभी की टांगे काट दी ताकि वो सभी लोग जहां पर और कोई ऐसे गंदे काम ना कर सके। मैंने उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारा। और एंड के ऊपर वो मोशुनजी के पास मोशुनजी मास्टर लू के पास आता है और उसे कहता है कि अब जहां पर तुम्हें भी हिसाब देना होगा, तुमने जहां पर जो कुछ भी किया है वो बहुत ही बुरा किया है। और हमारा मोशुनजी उनको बताता है कि मैंने उसके कंधे के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से उसका एक बाजू जख्मी हो गया और उसकी तलवार गिर गई और उसके बाद वो वहां पर से डर कर भाग गया। जब वो वहां पर से भाग कर चला गया तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर लू वहां पर से डर कर भागेगा और मैंने वहां पर उसका पीछा करना शुरू किया। जब किसी के साथ प्रीस्ट गार्ड उसे बीच में टोक देता और कहता है कि तुम अपने पास ही यहाँ पर से बातें बना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा यंग मास्टर लू वहां पर तुमसे डर कर भागेगा और इसी वजह से तुमने यहाँ पर उसके ऊपर मेलाडोरस टेक्निक को यूज किया, तुमने उसके ऊपर मेलाडोरस गेल टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से हमारा यंग मास्टर वहां पर मरा। और तुम अब कह रहे हो कि वहां पर से डर कर भाग गया, अगर वो भाग गया तो फिर वो मरा कैसे, यानी कि वो जख्मी कैसे हुआ। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरी बात को कंप्लीट तो सुन लो, मुझे यहाँ पर भी सारी बात तुम्हें सुनाने दो, उसके बाद तुम लोग खुद ही यहाँ पर डिसाइड करना कि हुआ क्या है। तो मोशुनजी उन लोगों से कहता है कि मैंने वहां पर मेलाडोरस गेल टेक्निक को तुम्हारे यंग मास्टर लू के ऊपर यूज किया था। हाँ, ये बात सच है कि मैंने इस टेक्निक को यूज किया था, लेकिन वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जब वहां पर से मास्टर लू भागकर चला गया तो मैं उसके पीछे गया, मैं उसका पीछा करते करते जंगल में चला गया ताकि मैं उसे जाकर ढूंढ सकूं। तो यंग मास्टर लू जो था वहां से भागते भागते काफी दूर निकल आया था। वो एक माउंटेन की तरफ आया था जहां पर आगे रास्ता बंद था और वहां पर आने के बाद जब वहां पर रास्ता बंद था तो उस माउंटेन के ऊपर क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था द ग्रेव ऑफ द डीमन ब्लेड और साथ ही वहां पर टैंक द 17 के सिग्नेचर हुए थे और उसने कहा था कि कभी भी यहां पर से किसी डीमन ब्लेड को आजाद मत होने देना। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद यंग मास्टर लू जो था वो कहता है कि जहां पर तो रास्ता बंद है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये तो एक डेड एंड है, मैं यहां पर से आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कहां पर आकर फंस गया, ये मोशुनजी तो मुझे मार डालेगा। तो मोशुनजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने यहां पर गांव वालों के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हें एक टांग कटवानी होगी या फिर एक बाजू कटवाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही यंग मास्टर लू जो होता है वहां पर सामने उसकी जो मिट्टी की दीवार होती है उसके अंदर कुछ बैम्बू शूट्स होती हैं, वो उन बैम्बू के स्पीयर्स को वहां पर से खींच कर निकालता है और उनको निकालकर वहां पर सामने की तरफ फेंकना शुरू कर देता है मोशुनजी के ऊपर। तो जब वो वहां पर से बैम्बू के शूट्स को बाहर की तरफ निकाल रहा था, मोशुनजी भी सामने की तरफ से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और बैम्बू शूट तो टूट जाती है। और इसी के साथ ही यंग मास्टर लू जो होता है वो पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है। जब वो पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है तो वो टूट जाती है और उसके टूटने के साथ ही अंदर से मास्टर की डेड बॉडी बाहर निकलती है, वो मास्टर जिसने उस तलवार के साथ अपनी बॉडी को अंदर सील कर लिया था। और जैसे ही उसकी डेड बॉडी से दिखाई देती है साथ उसे वहां पर डेजोलेटर स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि एक डीमन ब्लेड है। तो वो उस डीमन ब्लेड को वहां पर से उठा लेता है। तो मोशुनजी उन लोगों से कहता है कि उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जैसे उसने उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ा उसके अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा था और वो ग्रीन कलर का ऑरा पूरी तलवार को वहां पर कंट्रोल कर रहा था। और उसी के साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गया था, यानी कि वहां पर यंग मास्टर लू जो था वो काफी ज्यादा बदल गया था और उसे वहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी जो भी मैं उससे बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 09 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगर अभी भी यहाँ पर हमारे मोशुनजी ने यंग मास्टर लू की ये हालत नहीं की तो फिर किसने इसके साथ ये सब कुछ किया, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।